अभी इस दौर में हमें बाबा साहब अम्बेडकर के को क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? बाबा साहब को क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ, क्यों ज़्यादा प्रासंगिक है अभी सेलिब्रेट करना? देखिए, बाबा साहब जैसी महान विभूतियाँ, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों में एक महान व्यक्तित्व पैदा होता है और करोड़ों करोड़ों महान व्यक्तियों में एक मील का पत्थर होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के लिए मील के पत्थर हैं, जो जिनकी तुलना हिमाच्छादित हिमालय से की गई है। कि कहते हैं कि दुनिया में हिमाच्छादित पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमाच्छादित हिमालय जैसा दूसरा नहीं है। ऐसी विद्वान तो बहुत से हुए हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसा विद्वान इस देश में पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस देश को एक ऐसी अनमोल धरोहर देने का काम किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान एक तय समय सीमा से पहले लिख करके देश को सौंपने का काम किया। इसलिए बाबा साहब जैसी विभूति का प्रासंगिक आज ही नहीं, हमेशा हमेशा रहेंगी। ये लोग अपने समय से बहुत आगे हैं। जितने प्रासंगिक आज हैं, इतने ही आज की 100 साल बाद भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस ऐसी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ करके एक समतामूलक समाज स्थापित करने का कार्य करने का काम किया है, जो सदियों से चली आ रही थी। इसलिए वो प्रासंगिक हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अम्बेडकर के बारे में जो हमने अभी आपने जो बात बताई कि वो क्यों ज़रूरी है। अभी वो कौन से लोग हैं, अभी वो कौन से राजनीतिक दल हैं, कौन सी पार्टी हैं, कौन से नेता या नेत्री हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को भारत बनाने का काम कर रहे हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, भारत में कहने को तो हजारों की संख्या में पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर हम सही से देखें तो 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आज बाबा साहब के जन्मदिन को, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को सभी राजनीतिक पार्टियां मनाने पर मजबूर हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना से पहले इस देश में ना कांग्रेस पार्टी ने और ना ही जनता और भारतीय जनता पार्टी ने, अन्य पार्टियों ने कभी भी बाबा साहब के ना जन्मोत्सव को मनाने का काम किया, ना परिनिर्वाण दिवस को मनाने का काम किया। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई 14 अप्रैल 1984 को, जब मानवर श्री कांसीराम साहब ने दिल्ली के लाल किले से जब इसकी घोषणा करने का काम किया और इन नारों के साथ करने का काम किया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जब ऐसे नारे लगा कर के कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, जब ऐसे नारे लगाने का काम किया तो लोगों को उस समय एहसास नहीं हुआ। लेकिन जल्द ही जब पहले आम चुनाव लोकसभा के हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और उसमें 300 के लगभग बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट लड़ाने का काम किया और एक बड़ी संख्या में वोट लेने का काम किया, तब लोगों की आंख जागी। और जब 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल के बाद वीपी सिंह जब उनसे अलग हुए और जब देश में चुनाव हुए, तो 3 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के चुन करके आए। इसमें बहुजन समाज पार्टी की नेता और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी ने बिजनौर से जीत करके आई और उन्होंने वीपी सिंह जी से समर्थन देने की शर्त इस बात पर रखी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। तो इस देश में बाबा साहब का सही मायने में रिकॉग्निशन कराने वाले अगर कोई हैं तो मानवर श्री कांसीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी। आज तो भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब को पुष्प अर्पित करती है, आज तो कांग्रेस पार्टी भी करती है, जिन्होंने पूरे जीवन भर बाबा साहब को दुख देने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब की बात करती है, जबकि बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो SC ST को रिजर्वेशन मिला है, OBC को रिजर्वेशन मिला है, उस रिजर्वेशन में प्रमोशन का जब बिल आया था तो इसी समाजवादी पार्टी के सांसद ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। लेकिन आज बाबा साहब के नाम को भुनाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि आज भारत में नहीं दुनिया में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इसलिए मजबूरी में बाबा साहब का वो नाम लेने का काम करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांसीराम ने कहा भी था कि आपको शासक बनना है। जब बहुजन समाज के लोग जब तक शासक नहीं बनेंगे तब तक उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा। इस चुनाव में क्या स्थिति है, शासक बनने की स्थिति में है बहुजन समाज? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में रहा है। मानवर श्री कांसीराम साहब अपनी राजनीतिक यात्रा भले ही महाराष्ट्र से शुरू करने का काम किया, लेकिन उन्होंने
राजनीति की प्रयोगशाला को उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया। और उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के में, चूँकि उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, अगर हम एक पूरे भारत देश को एक मनुष्य की संज्ञा देने का काम करें तो उत्तर प्रदेश उस मनुष्य की गर्दन है, और अगर हम गर्दन को दबोचने का काम करते हैं तो मनुष्य के बाकी के अंग शिथिल पड़ जाते हैं। तो हम देश की राजनीतिक पार्टियों की गर्दन दबाने के लिए उत्तर प्रदेश पे कब्जा करना चाहते हैं। और उन्होंने वो कब्जा की, अगर हमें देश पे कब्जा करना है, देश में इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, तो देश के हुक्मरान बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। इसलिए उन्होंने पहले समझौते की राजनीति की, और समझौते के तहत 1993 में मुलायम सिंह जी से सरकार बना करके मिलकर के सरकार बनाई। 95 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को ना बिकने वाला समाज तैयार किया, और उसका परिणाम ये निकला कि 2007 में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी। आज हालात उत्तर प्रदेश में के लोगों ने 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के सरकार का कार्यकाल देखा, 17 से लगभग अभी 4.5 साल का काल भारतीय जनता पार्टी का देखा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक ताकतों से, उत्तर प्रदेश की जनता गुंडों माफियाओं से, उत्तर प्रदेश की जनता पुलिस की गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुकी है, और एक बार फिर वो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी की ओर देख रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के हक में, उत्तर प्रदेश के हित में, क्योंकि उत्तर प्रदेश को संभालने का काम, उत्तर प्रदेश को संवारने का काम, उत्तर प्रदेश को विकास पे ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी नेता आदरणीय बहन जी हैं। उन्होंने अपने 4 बार के शासनकाल में ये दिखा दिया कि आदरणीय बहन जी जब सत्ता में आई हैं तो उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, एक भी नस्ली दंगा नहीं हुआ, एक भी जाति हिंसा नहीं हुई। अगर उत्तर प्रदेश में जो आज विकास दिखाई दे रहा है, जहां आज हम लोग खड़े हुए हैं, जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है मानवर बाबा साहब के नाम पर, जिसमें बाबा साहब बिल्कुल अब्राहम लिंकन की पोज में बैठे हुए हैं, तो ये दिन आदरणीय बहन जी की है। उन्होंने इस नरक जैसी जगह को एक स्वर्ग जैसा जगह बना दिया है। ये आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले ये गोमती नगर का इलाका पानी में भर जाता था, कीचड़ होता था, लाशें यहाँ तैरती थी जानवरों की। आज परिस्थिति ये है कि आज गोमती नगर सबसे खूबसूरत है। आज उत्तर प्रदेश में विकास ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश में ये लोग हाईवे की राजनीति करते हैं, एक्सप्रेस वे की राजनीति करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस देश का सबसे पहला एक्सप्रेस वे जिस पे कहीं पे भी मिराज 2000 को उतार दिया जाए वो है यमुना एक्सप्रेस वे। आदरणीय बहन जी ने पहला देश का सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेस वे बलिया से लेकर के और नोएडा तक का 8 लेन का एक्सप्रेस वे पास कराने का काम किया था। ज़मीन एक्वायर की थी, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने, इसी समाजवादी पार्टी ने, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया था, जिसको आज तोड़ करके, वो भी बड़ी दुर्गति वाली स्थिति में, आज जो एक्सप्रेस वे बने हैं, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो या फिर नया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आधा अधूरा बना करके उसके उद्घाटन कर दिए। इन्होंने भी वही काम किया है जो अखिलेश जी ने किया था। जब आगरा एक्सप्रेस वे बना था, तैयार नहीं हुआ था, शौचालय नहीं बने थे, पेट्रोल पंप नहीं बने थे, एम्यूनिटी कोई भी ह्यूमन एम्यूनिटीज़ नहीं थी, कोई भी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया कि उनकी सरकार जाती दिख रही थी। इनको भी अपनी सरकार जाती दिख रही है। इन्होंने भी अभी वहाँ बिल्कुल रास्ता तक उतरने का नहीं है। अगर आप यहाँ से चढ़ेंगे लखनऊ से तो आपको कहीं पे उतरने का रास्ता नहीं, अभी कच्चा रास्ता है। मैं तो अभी 3-4 दिन पहले ही वहाँ से आया हूँ। लेकिन असलियत ये है कि चूंकि इनको मालूम है कि हम चले जाएंगे, इससे पहले हम उद्घाटन कर दें। बहन जी ने ऐसा नहीं किया। यमुना एक्सप्रेस वे बन गया था, तैयार हो गया था, सारी सुविधाएं हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए बहन जी ने उसको उद्घाटन नहीं किया था। उन्होंने जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट था उसका उद्घाटन कर दिया था, इसका नहीं किया था। हालांकि बाद में अखिलेश जी ने किया, लेकिन बहन जी जब तक बहन जी विश्वास रखती हमेशा किसमें, कंप्लीशन में। जो जब तक कोई चीज़ पूर्ण नहीं हो, बहन जी ने जो भी काम किया है एक स्पेशल करके दिखाने का काम किया। इस देश में अगर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुगलों के बाद या अवध के नवाबों के बाद अगर निर्माण का कार्य किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। कल्चरल प्रोग्राम, अम्बेडकर जागरण हुआ करते थे रातों में, वो सब अब चीज़ें बंद क्यों हो गई? उस तरह के कार्यक्रम अब क्यों नहीं होते? लोगों को जोड़ने के वो कार्यक्रम उस तरह के क्यों नहीं होते? आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज लोग सोशल मीडिया से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, इसलिए। और जहाँ तक कल्चरल प्रोग्राम की रही, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी ना करती हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी कैडर कैंप करती है।
बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र इस देश में कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर का मतलब ही होता है कि समर्पित, अनुशासित और विचारधारा से लैस कार्यकर्ता को कैडर कहा जाता है। मानवर कांसीराम साहब ने कैडर की परिभाषा ही ये दी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी नहीं होता है कि कल्चरल प्रोग्राम, बहुजन समाज पार्टी कल्चरल प्रोग्राम कराती है, बहुजन समाज पार्टी कैडर कैंप करती है और जिसके माध्यम से लोगों में संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर दे सकता है, उत्तर प्रदेश को कोई विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, उत्तर प्रदेश को अगर कोई सही दिशा दे सकता है तो केवल और केवल यूथ को अगर सरकारी नौकरियां देने से लेकर के यूथ की समस्याओं का हल हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हो सकता है। किसानों की समस्याओं का हल हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। बहुजन समाज पार्टी की 7 से 12 की सरकार में आदरणीय बहन जी ने किसानों की जो लैंड एक्वायर का जो बिल था उसको बढ़िया से करने का काम किया, गन्ना किसानों को दोगुना मूल्य देने का काम किया, उनका पेमेंट वापस कर, जितना बैलेंस था मुलायम सिंह जी के समय का उसको दिलाने का काम किया और सबसे ज़्यादा देश में उस समय गन्ना मूल्य देने का काम किया था आदरणीय बहन जी ने। तो बहन जी किसान की, बहन जी विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की, बहन जी नौजवानों की, बहन जी दलितों की, शोषितों की, महिलाओं की और छात्रों, नौजवान सबकी समस्याओं को हल करने का काम किया। उन्होंने हर गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम अपने शासनकाल में किया था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि ब्राह्मण की बेटी गरीब है, क्षत्रिय की बेटी गरीब है, वैश्य की है, दलित की है, पिछड़े की है, मुसलमान की है, ईसाई की है। अगर गरीब की बेटी पैदा हुई थी तो बहन जी ने उसको पैदा होते ही लखपति बनाने के, लखपति का सर्टिफिकेट, 1 लाख का सर्टिफिकेट उसको दिया था ताकि गरीब की बेटी भी लखपति बने।